हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज से हम एक नया सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर, जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग और बीटेक का इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेस में ये सब्जेक्ट मैंडेटरी सब्जेक्ट है, चलता है। तो इसको हम कवर करेंगे। आज हम पहले लेक्चर के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, आपके लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कमेंट भी करें अपनी जो आपकी हमें जो भी कमियां आपको नज़र आती हैं या जो भी आपकी शिकायत हैं, जो भी आपको पसंद नापसंद है, उसे हमें बता दें, जिससे कि हम इस सीरीज को और बेहतर बना सकें। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, उसका जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके अंदर जो प्रोसेसिंग चिप लगी होती है, उसी को माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया है कि ये एक आपकी, अगर देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में देखा जाए तो एक चिप या जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के डेवलपमेंट के साथ ही माइक्रो प्रोसेसर का डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट के जो तीन चार जो स्टेजेस हैं वो क्या हैं, और इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या क्या, पहले डिस्क्रीट कंपोनेंट्स से मिलकर के एक सर्किट बनता था, और उसमें ढेर सारी कॉम्प्लेक्सिटी आती थी, और बड़ा सर्किट बनता था और बहुत एरिया ऑक्यूपाई करता था। तब जाके एक छोटा सा फंक्शन परफॉर्म हो पाता था उससे। तो इसी चीज़ को मिनिएचराइज करके इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स को, ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को एक ही सिंगल चिप पर हम फैब्रिकेट कर लेते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसकी जो पहली स्टेज है एसएसआई, दैट इज़ एसएसआई का मतलब होता है कि जिसमें कंपोनेंट्स की संख्या 10 से कम हो। दूसरी स्टेज आई है एमएसआई, जिसमें 10 से 100 के बीच में कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर एम्बेड किया गया था। एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ये 100 से 1000 के बीच कंपोनेंट थे। उसके बाद बीएलएसआई, जिसमें 71,000 कंपोनेंट और उससे अधिक कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए। उसके बाद अल्ट्रा हाई, और अब अल्ट्रा हाई से भी हम आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपकी आईसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, जिससे कि आपकी जो सर्किट साइज था उसका मिनिएचराइजेशन हुआ, और जो हमारी कंप्यूटर की जो साइज है, उसकी स्पीड है और उसकी प्रोसेसिंग है, उसमें एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया है इसके साथ ही। तो इसके बाद आपको दिख रहा है ब्लॉक डायग्राम। इस ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एक सीपीयू होता है, इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर होता है, और जो माइक्रो प्रोसेसर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है, इंटरफेसिंग सर्किट होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है, और मेमोरी से कनेक्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सीपीयू है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट, ये इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। और देखा जाए तो इन 3 बेसिक कंपोनेंट को एक चिप पर इनबिल्ट कर देना ही करके ही आपका माइक्रो प्रोसेसर तैयार होता है। तो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट डिजाइन बाय यूजिंग बीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड कंटेन्स एएलयू सीयू रजिस्टर ऑफ अ सीपीयू इन अ सिंगल पैकेज। मतलब ये 3 कंपोनेंट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यूनिट, ये एक ही चिप पर इनको फैब्रिकेट कर देना, एक ही सिंगल पैकेज के रूप में तैयार कर देना, उसी चिप को आप उसी इंटीग्रेटेड सर्किट को आप क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। फॉर अ माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी इज कनेक्टेड एक्सटर्नली। माइक्रोप्रोसेसर डोंट हैव इंटरनल मेमोरी एंड ऑल प्रोग्राम स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल मेमोरी। मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें मेमोरी के नाम पर कुछ नहीं, एक रजिस्टर यूनिट होती है जिसमें आप कुछ बिट को स्टोर कर सकते हैं। जो एक इंस्ट्रक्शन एक समय पर जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो कुछ बिट का होता है,
वही बिट एक समय पर उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम होता है वो आपका एक्सटर्नल मेमोरी में कहीं स्टोर होता है, वहाँ से एक एक इंस्ट्रक्शन आता है, एग्जीक्यूट होता है, निकल जाता है, एक एक इंस्ट्रक्शन आता है, एग्जीक्यूट होता है, निकल जाता है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा माइक्रो प्रोसेसर का जो आपका प्रोग्राम है, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा हो, जो मशीन लेवल लैंग्वेज में होता है, वो जाकर के एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इसी ब्लॉक डायग्राम को दोबारा से दिखाया गया है कि प्रोसेसर इज आइडेंटिफाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा बिट्स इट कैन हैंडल एट अ टाइम। मतलब जो प्रोसेसर है उसकी जो पहचान होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है, वो इस बात से होती है कि वो कितने डेटा बिट को एक समय में हैंडल कर सकता है। मतलब नंबर ऑफ डेटा बिट्स जो प्रोसेसर कितने हैंडल कर लेता है, यही कहा जाता है कितने बिट का प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है ये कितने बिट का है, मतलब एक समय में कितने डेटा बिट को हैंडल कर सकता है, मतलब उसकी पहचान बनती है उससे। जैसे कि आपका नाम आपकी पहचान है, इसी तरह से प्रोसेसर कितने डेटा बिट हैंडल कर लेता है वो उसकी पहचान बन जाता है। अब आपको दिखाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या बेसिक फ़र्क होता है। ये दोनों ही इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हैं, आईसी चिप हैं दोनों ही। इनमें कोई बहुत उस तरीके से देखेंगे तो कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस है क्या कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो वो जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, और कंट्रोलर एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बना होता है। मतलब क्या है कि उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है उसे रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, और आपका जो प्रोसेसर होता है इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कंट्रोलर को रीप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ये काम के लिए अगर बना है तो वही काम परफॉर्म करेगा ऑल द लाइफ। जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन में कंट्रोलर लगा होता है, तमाम आपके जो इंस्ट्रूमेंटेशन की जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तमाम उन सब इक्विपमेंट में कंट्रोल, जो आपके जहाँ जहाँ कंट्रोल का इस्तेमाल होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कंट्रोल है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, इस तरह की जो भी इक्विपमेंट होते हैं वहाँ आपका माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है, और वही उसी काम को आजीवन परफॉर्म करता रहता है। प्रोसेसर जो होता है वो क्या होता है कि उसमें उसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, और वो अलग अलग जनरल पर्पस, अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, दो ये जो पार्ट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर यूनिट और एएलयू, ये कंट्रोलर में भी होते हैं, प्रोसेसर में भी होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है। मतलब बहुत क्योंकि उसे छोटा सा काम करना होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है, तो वो उसके अंदर ही उसका प्रोग्राम सेव होता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर नो इंटरफेसिंग सर्किट, टाइमर सर्किट, काउंटर, इस तरह की चीज़ों की माइक्रो प्रोसेसर में कोई ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इंटरफेसिंग सर्किट और टाइमर और काउंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूज फॉर द जनरल पर्पस, मतलब माइक्रो प्रोसेसर का जनरल पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है, और आपका जो माइक्रो कंट्रोलर होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं एग्जांपल देखते हैं। 8085 आपका एक बेसिक प्रोसेसर है जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी आगे चल के। तो 8085, 8086, ये आपके 8085, 8086 जो है ना आपके माइक्रो प्रोसेसर के एग्जांपल्स हैं। और अगर आप माइक्रो कंट्रोलर को जो देखेंगे तो 8085 आपका माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जांपल है, एक टिपिकल एग्जांपल है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द आर्किटेक्चर डिपेंडिंग अपॉन स्टोरेज ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा इन द मेमोरी। मतलब माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर दोनों के जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो दो बेसिक टाइप पे डिपेंड करता है। दो बेसिक टाइप हैं। पहला टाइप है आपका वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, दूसरा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। दुनिया के जितने भी कंट्रोलर और प्रोसेसर्स हैं ये इन्हीं दोनों आर्किटेक्चर्स पर बेस होते हैं। अब समझ लीजिए कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या होता है, प्रोग्राम प्लस डेटा ये सारे के सारे एक सेम मेमोरी में स्टोर होते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में। जैसे कि 8086, 8085, इसमें प्रोग्राम और डेटा दोनों ही एक सेम मेमोरी में ये डेटा स्टोर होते हैं। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, प्रोग्राम और डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस। इसमें प्रोग्राम और डेटा अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, जैसे कि 8051 यानी माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अब देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 8085 आपका जो बेसिक माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में, उसे डिस्कस करते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि 8085 आपका एक बेसिक प्रोसेसर है, और इसमें सबसे जो जानने वाली चीज़ है वो क्या है आपकी, कि आपका 16 एड्रेस लाइन इसके अंदर होती हैं, और
ये आपका 64 KB प्रोसेसर है। और इसके अंदर सिस्टम, सबसे पहले देखते हैं कि सिस्टम बसेस क्या होती हैं। कि सिस्टम बस आप बिल्कुल बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि अभी आर्किटेक्चर्स का देखेंगे तो बसेस का मतलब समझ में आ जाएगा कि ग्रुप ऑफ कंडक्टर वायर्स होते हैं जो जिनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ग्रुप ऑफ कंडक्टर वायर्स जो आपकी सिंपली विच आर यूज्ड फॉर द ट्रांसफर एड्रेस डेटा और द कंट्रोल सिग्नल बिटवीन प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस। मतलब प्रोसेसर से मेमोरी या प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट के बीच में जो डेटा और कंट्रोल सिग्नल, डेटा सिग्नल और एड्रेस इसका जो ट्रांसफ़र होता है वो इन्हीं बस सिस्टम के माध्यम से होता है। और ये आपके बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। अब सबसे पहले देखते हैं हम एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होते हैं? एड्रेस बस आर यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एड्रेस ऑफ द मेमोरी और द इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्रॉम द प्रोसेसर। मतलब प्रोसेसर से एड्रेस जो है वो आपका एड्रेस ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर से जो मेमोरी का एड्रेस है वो ट्रांसफ़र होता है इसके थ्रू, है ना। माइक्रो प्रोसेसर इज आइडेंटिफाई बाय द डेटा बस। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेटा बस से उसकी पहचान होती है। मतलब कितना नंबर ऑफ डेटा बिट एक साथ हैंडल कर सकता है। मैंने अभी पहले भी सेंटेंस बोला था, माइक्रो प्रोसेसर इस बात से पहचाना जाता है कि हाउ मेनी डेटा बिट्स इट कैन हैंडल एट द सेम टाइम। तो इसी तरह से और जो उसकी जो एड्रेस बस है उनका रोल क्या होता है कि एड्रेस बस डिफाइंस द मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेसर। एक प्रोसेसर कितनी बड़ी मेमोरी को हैंडल कर सकता है ये उसकी एड्रेस बस पे डिपेंड करता है। और कितनी मतलब उसकी कितनी मैक्सिमम मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो उसकी एड्रेस बस डिफाइन करती है। और किस टाइप का कितने बिट का प्रोसेसर है ये उसका क्या करता है, डेटा बिट यानी डेटा बिट यानी डेटा बसेस ये तय करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं। इट इज अ 16 बिट इन लेंथ फॉर 8085 माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो एड्रेस बस है वो 16 बिट की होती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और डेटा जो आपके मतलब डेटा बाइट्स हैं वो 8 डेटा बिट एक साथ हैंडल कर सकता है। यानी कि 8 डेटा बिट यानी कि 8 इसमें आपके डेटा लाइंस होंगी और 16 एड्रेस लाइंस होंगी। इट कैन हैंडल 64 KB मेमोरी इसी के आधार पे। तो अभी आप देखेंगे कि एक फार्मूला है इसमें कि 2 to the power n इज इक्वल टू कैपिटल N बाइट्स। मतलब क्या है, ये मेमोरी जो टोटल मेमोरी वो हैंडल कर सकता है कोई माइक्रो प्रोसेसर, वो इस फार्मूले से निकल के आ जाती है। यहाँ जो टू आप जानते हैं न्यूमेरिकल है, एक कांस्टेंट है, और स्मॉल n जो है ये नंबर ऑफ एड्रेस बसेस है और कैपिटल N जो है वो आप नंबर ऑफ डेटा बसेस है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले के माध्यम से ये पता कर सकते हैं कि अगर आपको एड्रेस बस दिया है तो डेटा बस निकाल सकते हैं, एड्रेस और डेटा बस दिया है तो मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी आप निकाल सकते हैं ये विद द हेल्प ऑफ। अब कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे लेकर के। फॉर एग्जांपल पहला न्यूमेरिकल है, प्रोसेसर है 28 एड्रेस लाइंस, कैलकुलेट द मेमोरी इट कैन हैंडल। मतलब मैक्सिमम कितनी मेमोरी को ये हैंडल कर सकता है। मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था 2 to the power n वाइट, 2 to the power स्मॉल n वाइट मेमोरी। तो कितना 28 एड्रेस लाइन है तो 2 to the power 28 दैट इज 2 to the power 8 इंटू 2 to the power 20। 2 to the power 20 क्या होती है, MB मेगाबाइट, और 2 to the power 8 क्या हो जाएगा 256 यानी कि 256 मेगाबाइट मेमोरी हैंडलिंग कर सकता है जिसके पास 28 एड्रेस लाइन्स हैं वो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस, दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसर इट कैन हैंडल 4 टेराबाइट। टेराबाइट मतलब 2 to the power n इज इक्वल टू, यानी कि पूरी उसकी मेमोरी कैपेबिलिटी आपको दी हुई है 2 to the 4 टेराबाइट, यानी 2 to the power n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 to the power 40, यानी कि टेराबाइट का मतलब होता है 2 to the power 40। तो ये 2 to the power 42 यानी कि n क्या निकल के आ गया 42 यानी कि 42 एड्रेस लाइन्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं। एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 8 GB ऑफ मेमोरी
टू अ प्रोसेसर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एड्रेस लाइन इट रिक्वायर्स, यानी कि 80 GB उसकी दी है, उसकी मेमोरी दी है, मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी दी है, तो आपको नंबर ऑफ एड्रेस लाइन पता करनी है। तो टू टू द पावर स्मॉल एन इज इक्वल टू 80 GB, GB मतलब 10 टू पावर 30, 80 इंटू 10 टू पावर 30 से अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 टू पावर 37, तो नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितनी हो जाएगी, 37। तो इस तरीके से ये आपका मेमोरी हैंडलिंग कैपेबिलिटी, आपको अगर मेमोरी एड्रेस लाइन्स पता है तो आप हैंडलिंग कैपेबिलिटी को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नंबर, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कंपटीशन में जेई की एग्ज़ाम जो आपका अलग अलग PSUs में, गेट में और सब जगह ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज़ द डेटा बस। डेटा बस क्या होता है? डेटा बस यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन प्रोसेसर, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। मतलब क्या है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, प्रोसेसर से मेमोरी में जा सकता है, प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में जा सकता है, इनपुट आउटपुट से मेमोरी की तरफ जा सकता है डेटा। तो ये आपकी 8 बिट 8085 आपका कितना होता है, 8 बिट इसकी लेंथ होती है, यानी कि मैंने पहले बताया था। तो यही डिफाइन करता है कि ये डेटा बस डिफाइन करता है कि कितने बिट का प्रोसेसर है, यानी कि 8 बिट का आपका प्रोसेसर है 8085, क्योंकि उसमें 8 डेटा बसेस हैं, यानी कि 8 डेटा लाइंस हैं। अब इसमें एक सिग्नल होता है एड्रेस लेस इनेबल, ALE। अगर ALE की वैल्यू 1 है तो ऑल द लाइंस एक्ट एज अ एड्रेस लाइन। तो सारी, क्योंकि इसमें कितनी 15 एड्रेस लाइन्स होंगी, 16 की 16 एड्रेस लाइन सिर्फ एड्रेस लाइन की तरह काम कर रही होंगी। अगर ALE 1 है तो जो हायर ऑर्डर यानी कि A8 से A15 तक एड्रेस बस का काम करेंगी, AD0 आपकी डेटा लाइन्स की तरह काम करेंगी। ये एक सिग्नल होता है ALE। अभी आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा आता है कंट्रोल बस। पहले हमने पढ़ा एड्रेस बस, डेटा बस, अब आते कंट्रोल बस। एड्रेस बस आपका जो आपका एड्रेस बस था वो यूनिडायरेक्शनल था, डेटा बस आपका बाई डायरेक्शनल था, और ये अब कंट्रोल बस जो है ये आपका पार्शियली यूनिडायरेक्शनल, पार्शियली बाई डायरेक्शनल। क्योंकि देखिए किसी भी प्रोसेसर में जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है। तो उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के लिए एक प्रॉपर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो उसी के लिए प्रोसेसर के अंदर एक टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होती है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से जो सर्किट जो सिग्नल्स हैं वो कंट्रोल बसेस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल होती है। कभी ये प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट मेमोरी की तरफ जाते हैं और कभी इनपुट आउटपुट मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ जाते हैं कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। अब ये देखेंगे आगे आर्किटेक्चर में, ये इस ब्लॉक को देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो कंट्रोल बस इज पार्शियली यूनिडायरेक्शनल, पार्शियली बाई डायरेक्शनल, वेरी सिंपल। पार्शियली यूनिडायरेक्शनल एंड पार्शियली बाई डायरेक्शनल। एंड इंटरनल आर्किटेक्चर, अब हम चलते हैं इसके इंटरनल आर्किटेक्चर की तरफ। तीनों बसेस हमने पढ़ लिए, अब इंटरनल आर्किटेक्चर को देखते हैं कि इंटरनल आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू द फाइव यूनिट। दूसरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरी टाइमिंग कंट्रोल सर्किट, और चौथी है इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट, और पांचवी है सीरियल इनपुट आउटपुट। तो ये सारी यूनिट मिलकर के आपका पूरा का पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर बनाते हैं। जैसे अभी अगले स्लाइड में हमारा दिया हुआ है, ये देखिए, दिस इज़ द इंटरनल आर्किटेक्चर। आप देख सकते हैं। अब इसको हम यहीं पूरा डिस्कस कर लेते हैं, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल्स आपको दिख रहे हैं, ये यूनिट है आपकी इंटरप्ट कंट्रोल यूनिट। तो कुछ इसमें हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। इंटरप्ट समझ ही रहे होगे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है और उसे अगर इंटरप्ट देना है, कभी कभी इंटरप्शन की जरूरत होती है, तो वो इस पर्टिकुलर सिस्टम, इस पर्टिकुलर ब्लॉक से इंटरप्ट कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, और वो इससे जब इंटरप्शन की जरूरत होती है तो वो इंटरप्ट प्रोवाइड कराते हैं। सीरियल इनपुट कंट्रोल यूनिट है, ये सीरियल इनपुट है, सीरियल आउटपुट भी होगा, इधर आप देख रहे होंगे, है ना। और ये आपका है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इसमें से टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स आते हैं, जो हमने बताया था। जो टाइमिंग कंट्रोल, जो कंट्रोल बसेस होती हैं, उसके सिग्नल इसके थ्रू ट्रेवल करते हैं, पार्शियली यूनिडायरेक्शनल, पार्शियली बाई डायरेक्शनल होते हैं। ये आपका रजिस्टर यूनिट है,
इसमें दो तरह के रजिस्टर होते हैं। कौन कौन सा रजिस्टर? जनरल पर्पस रजिस्टर और स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, ये जो आपको जितनी पाइपलाइंस दिख रही हैं ये सब सारी की सारी बसेस हैं, कभी एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बसेस, इसके थ्रू ये सारे सिग्नल ट्रैवल करते हैं। ये एक्यूमुलेटर भी एक तरीके से आपका रजिस्टर ही है, ये एक टेम्परेरी रजिस्टर है और एक फ्लैग रजिस्टर है। और ये आपकी ALU है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करके होते हैं। और ये आपका एक रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और उसके बाद ये जो एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें क्या है? इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, मशीन साइकिल इनकोडर है। तो इंस्ट्रक्शन का डिकोडिंग और मशीन साइकिल इनकोडिंग इसके अंदर परफॉर्म होती है। तो ये आपका इंटरनल आर्किटेक्चर हो गया। अब इसमें किस तरीके से कैसे एक इंस्ट्रक्शन आके, आपको पता है कि प्रोसेसर के अंदर अपनी जो मेमोरी होती है वो इन रजिस्टर्स के रूप में जो आपको दिख रहे हैं, एक्यूमुलेटर, फ्लैग रजिस्टर और ये BC, DE, HL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, है ना, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लैच, ये सब छोटे छोटे कुछ बाइट के, कुछ 8 और कुछ, अगर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 16, मैक्सिमम 16 बिट और 8 बिट और 16 बिट के 8085 के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। बस इतनी मैक्सिमम, इतना ही डेटा आपका एक समय में ये स्टोर कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन हमेशा बाहर से आता है और इंस्ट्रक्शन थोड़े समय के लिए इसमें स्टोर होता है एग्जीक्यूट होते वक्त, और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है, तीसरा स्टोर होता है, तीसरा आता है, चौथा एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है आपके इसके थ्रू। होता कैसे है एक्चुअल में, क्या क्या प्रोसेस है, उसे समझ लेते हैं। कि ये जो आपकी एड्रेस बस, डेटा बस है, तो पहले क्या होता है कि एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है उससे उसके एड्रेस पर, उसमें किस एड्रेस पर आपका इंस्ट्रक्शन आपका सेव है जिसे आकर के एग्जीक्यूट कराना है, तो वो एड्रेस बस से पता चलता है। फिर एड्रेस बस से डेटा बस क्या करती हैं, उस डेटा को लेकर के आती हैं। वो डेटा कहाँ आता है? सबसे पहले क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन जब डेटा आता है तो वो ये आपके रजिस्टर पेयर हैं, इसमें टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है। BC, DE, HL इसके अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। तो उसके बाद जो अब वो डेटा, उसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, एक इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड। तो जो ऑपकोड होता है वो ये बता रहा होता है कि इसके अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, तो ये ऑपकोड होगा। उसके बाद ऑपरेंड क्या होता है कि किस डेटा पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज ऑपरेंड होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या देखेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, मतलब ऑपकोड क्या है उसका। उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर, मतलब ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, और डिकोड करके उस इंस्ट्रक्शन को टाइमिंग कंट्रोल यूनिट के माध्यम से, वो एड्रेस डेटा बस के माध्यम से ये आपके ALU के पास जाएगा। ALU में एग्जीक्यूट होगा, जो भी अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो इसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जो एंड रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में आप जाकर के सेव हो जाएगा। फ्लैग रजिस्टर क्या करेगा, फ्लैग रजिस्टर में जैसा नाम है कि ये क्या करेगा कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताएगा कि प्रोसेसर का जो स्थिति है वो क्या है ना। इसमें साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, तो ये इनकी स्थिति बताएगा। ये 8 बिट का आपका रजिस्टर होता है, तो ये अलग अलग समय पर पूरे उसका स्थिति बताएगा, है ना। तो इस तरीके से ये कंट्रोल सिग्नल्स क्या हैं, ये आपके समय समय पर जो टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये समय समय पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और इसी तरह से इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिग्नल्स इन बसेस, तीनों तरह की बसेस के माध्यम से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। तो ये तो हो गया इसका इंटरनल आर्किटेक्चर पूरा। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि रजिस्टर यूनिट में क्या क्या होते हैं। 2 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। 8085 में हम लोग पहले अभी यहाँ कुछ थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है कि 8085 में 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर, जैसे हमने देखा था BC, DE, HL, है ना, ये सब जनरल BC, DE, HL ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। एक जो होता है वो 8 बिट का होता है, और दोनों मिलकर के BC दोनों मिलकर के आपके 16 बिट के हो जाएंगे, और ये जनरली पेयर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद चलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जैसा कि इसका नाम बता रहा है, स्पेशल पर्पस मतलब किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। आगे चलते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर में क्या क्या है, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या है, एक्यूमुलेटर एक 8 बिट का रजिस्टर है, मल्टीपर्पस रजिस्टर है, थ्रू विच ऑल द
अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, जिसके माध्यम से सारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, एंड द एंड रिजल्ट इज आल्सो प्रेजेंट इन द एक्यूमुलेटर, और एक्यूमुलेटर के अंदर ही एंड रिजल्ट आपका सेव होता है। जैसे कभी कभी क्या, एक्यूमुलेटर की डेटा के साथ बी की डेटा को ऐड कर दिया जाएगा, एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ सी की डेटा को ऐड कर दिया जाएगा, इस तरह से ऐड कर सबसेट कर दिया जाएगा, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से परफॉर्म होता जाएगा। इन ऑलमोस्ट ऑल द ALU ऑपरेशंस वन ऑफ द डेटा मस्ट बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, मतलब हर एक अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में कम से कम एक डेटा आपका ALU में प्रेजेंट होगा। अब चलते हैं आपका स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या क्या हैं देखते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर आपके प्रोग्राम काउंटर PC जिसे बोलते हैं, ये स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। इट इज़ अ 16 बिट रजिस्टर विच कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। आपको पता है कि प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, कि आपको ये तो पता है कि कोई भी प्रोसेसर जो है वो सारे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं करता है, बल्कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो दूसरा क्यू में लग जाता है। अगर कैसे लग जाता है कि उसमें मदद करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस इसके अंदर आके सेव हो जाता है, कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है वो उसका एड्रेस आकर के सेव हो जाता है, तो वो जाकर के तुरंत वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को लाया जा सकता है, जिससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा सके आसानी से। उसके बाद है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर बहुत आसान चीज़ है। स्टैक पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, इट पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी के टॉप को ये पॉइंट कर रहा होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द रीड राइट मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर द टेम्पररी डेटा and the content of the program which when subroutine programs are used। मतलब क्या हुआ कि ये अगर प्रोग्राम के बीच में आपने दूसरा प्रोग्राम कॉल किया, यानी उसे जो प्रोग्राम के बीच में जो दूसरा प्रोग्राम कॉल किया जाता है उसे सबरूटीन प्रोग्राम बोलते हैं, प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम। तो इस दौरान स्टैक पॉइंटर क्या करेगा कि उस जगह तक उस मेमोरी लोकेशन को, उस मेमोरी स्टैक को पॉइंट करता रहेगा जहां तक आपका पुराना वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया होगा। सिंपल। द टेक्निक इन्वॉल्व इन द स्टैक इज लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सबसे बाद में इसके अंदर गया होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब यही मतलब होता है। व्हेन डेटा इज accessed from the stack memory and stack pointer is incremented। जैसे ही क्या होता है कि जैसे ही डेटा उससे असिस्ट कर लिया जाता है, वैसे ही अपने आप ये एक पॉइंट डेटा आगे बढ़ जाता है, स्टैक पॉइंटर एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है। उसके बाद है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर होता है। इट कंटेन्स द ऑप कोड ऑफ द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन। जो यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या होता है, ऑप कोड होता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है, वो ऑप कोड इसके अंदर सेव होता है। उसके बाद क्या है, टेम्पररी रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर WZ होते हैं, 8 बिट के होते हैं दोनों रजिस्टर, विच आर नॉट एसेसिबल बाय द यूजर, जो यूजर के द्वारा एसेसिबल नहीं होते हैं। दे आर यूज्ड बाय द प्रोसेसर फॉर सर्टेन इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस। मतलब कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस के लिए ये सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्लैग रजिस्टर की बात करते हैं, जो ये अभी हमने बताया था, जब आर्किटेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो फ्लैग रजिस्टर भी बीच में आया था। तो फ्लैग रजिस्टर क्या होता है, देयर आर द 5 फ्लैग्स इन 8085 गिव्स द स्टेटस आफ्टर ALU ऑपरेशन। हर एक ALU ऑपरेशन के बाद फ्लैग रजिस्टर उसकी स्थिति के बारे में बता देते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन फ्लैग आपका है, साइन फ्लैग है, जीरो फ्लैग है, एक्सिलरी कैरी फ्लैग है, पायरेटी कैरी फ्लैग है और कैरी फ्लैग है। ये सारी की सारी आपको बताएंगे कि स्थिति एक्चुअल क्या है ना। साइन फ्लैग क्या बताएगा कि इफ़ इट इज़ सेट और रीसेट अकॉर्डिंग टू D7 बिट ऑफ द एक्यूमुलेटर, है ना। ये D7 बिट जो है ये आपको दिख रही है। साइन फ्लैग क्या होता है, D7 बिट है, वो 0 है या 1 है। अगर साइन फ्लैग आपका 1 है तो
ये बताता है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है, और अगर ये 0 है तो ये बताता है कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है वो पॉजिटिव है। उसके बाद आप क्या आता है, जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग क्या करता है कि अगर जीरो फ्लैग आपका सेट है यानी 1 है, तो इट कंटेन्स एक्यूमुलेटर इज जीरो आफ्टर एन अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब अगर ये सेट है यानी कि अगर जीरो फ्लैग यानी कि D6 बिट अगर आपका 1 है तो ये बताएगा कि जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट वो है वो 0 है। अगर वो 0 नहीं है, अगर वो 0 है, अगर D6 बिट अगर 0 है तो ये बताएगा कि वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई क्वांटिटी है। तो ये तो आपका हो गया जीरो फ्लैग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक्सिलरी कैरी फ्लैग AC। AC क्या बताता है, ये भी फ्लैग एक फ्लैग है। ये फ्लैग क्या बताता है, सेट वेयर देयर इज एक्सिलरी कैरी टर्न्स D3 टू D4 बिट। मतलब जो एक्यूमुलेटर है उसके D3 से D4 बिट पर अगर कोई कैरी आती है और द लोअर निब्बल टू द हायर निब्बल इन ALU ऑपरेशन इट इज 0 अदरवाइज। मतलब अगर ये सेट है, मतलब एक्सिलरी कैरी यानी कि एक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है, अगर आपका एक्सिलरी कैरी फ्लैग यानी कि D4 बिट अगर आपका 1 है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि D3 से D4 के बीच में जब ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ एक कैरी आ रहा है, ये बता रहा है। अगर ये 0 है तो वो कैरी नहीं आ रहा है, ये बताएगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज द पैरिटी। पैरिटी क्या बताता है कि अगर पैरिटी बिट अगर आपका 1 है, सेट है, तो इफ द नंबर ऑफ वंस इन एक्यूमुलेटर आर इवन। अगर ये 1 है यानी कि पैरिटी बिट जो है अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर के अंदर जो नंबर ऑफ वंस हैं वो इवन है। अगर पैरिटी 0 है तो इसका मतलब उसके अंदर ऑड है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ 1 है ना, वो ऑड है। उसके बाद आता है कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग क्या बताता है, इफ देयर इज अ कैरी आउट ऑफ द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर अगर कोई कैरी है तो, है ना, तो ये क्या बताता है, कैरी फ्लैग अगर आपका 1 है तो कैरी है, अगर 0 है तो कैरी नहीं है। यानी कि एंड ऑफ द ऑपरेशन यानी कि MSB पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर कैरी आ रही है तो कैरी फ्लैग आपका सेट होगा यानी 1 होगा। अगर कैरी नहीं आ रही है तो वो 0 होगा। तो ये तो रहा आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।